हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। आप सब कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम आपके अंदाज में और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आसान शब्दों के साथ आपकी तैयारी को करवाया जाता है, ताकि जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ सके, उनको सब चीज़ समझ में आ सके और उनको लेंदी ना लगे सब्जेक्ट, है ना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमजोर स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आके बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। और बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोलते हैं कि सर जी, हमको पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपका क्लास किए हैं तो हमको इंटरेस्ट जग गया है और हमको लगता है कि अब हम एग्जाम मतलब निकाल सकते हैं और हम 12th में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों पे पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ पे बहुत ही एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। लेकिन हम आपको क्या बोलेंगे, आपके लफ्जों के हिसाब से एकदम आपके तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम आसान शब्दों के साथ यहाँ पे आपकी तैयारी को करवाया जाता है। तो वेलकम है आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपकी तैयारी को बहुत ही मजेदार तरीके से करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है, ठीक है। 8 का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट में आज इसका क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, उनको 100% गारंटी है कि आप आस्क बोर्ड के आए हैं, आस्क बोर्ड के चैनल पे, तो आपको समझ में आएगा। और सभी बच्चों से निवेदन है कि सुबह उठने की अब आप लोग कृपया कोशिश कीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग सुबह में उठिए और क्लास को कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओनली ये जो डी ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, ये जो डी ब्लॉक, ठीक है, इसका हम लोग निपटारा करने वाले हैं। इसका क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, निपटारा करने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं क्या करेंगे, आज पूरा लेक्चर करेंगे और कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। और जहां पे प्यारे बच्चों आपको नोट करने लायक रहेगा, नोट आप लोग जरूर कीजिएगा 100%, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको पता तो चल जाएगा ना कि हाँ क्लास हो रहा है। 10 मिनट पहले आपके पास लिंक चला आएगा, जिसको दबा के आप डायरेक्ट लाइव क्लास में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। और वन शॉट लेक्चर है किसका, डी ब्लॉक का, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को आज पूरा निपटारा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें कि जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग नहीं लिए हैं 499 वाला कोर्स ले लीजिए, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस नोट्स मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, गेस प्रश्न भी रहेगा। और प्यारे बच्चों इसमें क्या रहेगा, PYQ भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। तो सभी बच्चे ले लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। लेने के लिए एक नंबर नोट कीजिए, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 6299248935। और जितने भी सारे बच्चे हैं ना, निवेदन करेंगे कि आप सुबह में उठना स्टार्ट कर दीजिए और क्लास करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए सभी प्यारे बच्चों एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए कि यस सर, क्लास को शुरू कर दीजिए। हम क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए पहले प्यारे बच्चों हम लोग को पढ़ना है क्या, हमने पी ब्लॉक पढ़ रखा है, पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ रखा है। और हमने ये पढ़ रखा है पी ब्लॉक के तत्वों में कि उसके अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पी ब्लॉक में जाते हैं, यानी P1 से लेके P6 तक ही जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हमने पी ब्लॉक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में भी 110% आया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करें कि आवर्त सारणी की बात करें, ठीक है। आवर्त सारणी की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए आवर्त 1 और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि वर्ग 1 और 2 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, वर्ग 1 और 2 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रख लेना है कि इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों एस ब्लॉक। इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों एस ब्लॉक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए कि ये तो एस ब्लॉक हो गया। अब यहाँ देखिए वर्ग 13 से 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, याद रखिएगा, वर्ग 13 से 18 तक के जितने भी एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है क्या प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। और हमको क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों डी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आवर्त सारणी के वर्ग 3 से लेके
वर्ग 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, ये क्या वर्ग 3 से लेके ये वर्ग 12 तक के जितने भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है डी ब्लॉक। इसको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक बोला जाता है। ये आपको याद रख लेना है। और प्यारे बच्चों याद रख लेना है कि ये जो नीचे वाला है ना, ये जितना भी ये नीचे वाला है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक कहते हैं। इसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये भी आपको प्यारे बच्चों साथ में ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो क्या है। तो प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसका तो जवाब आपको मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये एस ब्लॉक है ना। एस ब्लॉक में क्या होते हैं कि जो अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या जाएंगे, इस उप कक्षा में जाते हैं, यानी जो अंतिम के इलेक्ट्रॉन होंगे इस कक्षा में जाएंगे तो वो एस ब्लॉक का तत्व हो गया। अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन है पी कक्षा में जाएंगे, जैसे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, P1 होता है, इसमें क्या होगा P2 में जाएगा, इसमें P3, P4, P5, P6 ऐसे तक जाता है। यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे अगर P कक्षा में जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा P ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अंतिम कक्षा उसका डी कक्षा में जाए, डी कक्षा में जाके खत्म हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है कि जो अंतिम के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी कक्षा में जाते हैं, डी उपकोष में जाके खत्म होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक के तत्व कहलाएगा। यानी आपको ध्यान में रखना है कि स्कैंडियम से लेके यहाँ देखिए जिंक तक, चाहे प्यारे बच्चों कॉपर क्यूलियम तक जाइएगा ना, तो इसमें का जितना भी होगा ना, सारा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो डी उप कक्षा में जाएंगे, कक्षा कोष में जाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। उससे पहले जान लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। बहुत यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है, आपको सिंपल सा लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। इसलिए प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षा कोष में जाते हैं, यानी D1 से लेके 10 तक। यानी याद रखना है कि यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे D1 से लेके कहाँ जाएगा, D10 तक जाता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, यानी डी कक्षा कोष तक जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्वों में जितने भी ये एलिमेंट है वो क्या है प्यारे बच्चों, धातु पाए जाते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में जितने भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों क्या है, आपको याद रखना है कि ये धातु पाए जाते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए कि कौन क्या है ना, ये सारी चीजें समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चों से बता रहे हैं, सभी बच्चे पहले तो रेडी हो जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, सुबह का टाइम है, पानी पीना भी जरूरी है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, पहले तो एक बार शेयर कर दीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं कि हम ऐसा पढ़ाते हैं कि प्यारे बच्चों को लगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, लेंदी तरीके से नहीं। मान लीजिए परमाणु है, परमाणु में कितने कक्षा होते हैं बाबू बताइएगा सभी बच्चे, परमाणु में कक्षा कितना होता है। मान लीजिए परमाणु है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, लेकिन कक्षा कितना रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बताइए फटाफट से सभी बच्चे बताइए कि परमाणु के नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कक्षा लगाता है कितना कक्षा रहता है परमाणु में। तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि परमाणु में 7 कक्षा होता है, 1 2 3 4 5 6, एक और बनाना पड़ेगा जी, ये हमारा क्या हो गया, 7 कक्षा होते हैं। ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों सबसे बाहर वाले को किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और सेकंड लास्ट को किससे सूचित किया जाता है, n-1 से सूचित किया जाता है। किसको, इसको थोड़ा छोटा बनाने दीजिए ताकि आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि परमाणु में कितने कक्षाएं होते हैं, तो प्यारे बच्चों 7 कक्षाएं होती है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना,
यहाँ पे कितना 7 गो कक्षा होता है, जिसमें से याद रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा सबसे बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाले को ध्यान में रखना है कि सबसे ये जो बाहर वाला है इसको n से सूचित किया जाता है। सेकंड लास्ट जो है इसको किससे सूचित किया जाता है, तो n-1 से सूचित किया जाता है। और जो प्यार बच्चों थर्ड लास्ट है इसको किससे सूचित किया जाता है, तो n-2 से सूचित किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आप आस्क बोर्ड पे आए हैं, आपको समझ में पूरा 100% आएगा। तो ये तो प्यार बच्चों ये मान लीजिए कि परमाणु है, और जब ये परमाणु है प्यार बच्चों, ये जब परमाणु है तो परमाणु के प्यार बच्चों जो नाभिक होता है यानी जो कक्ष होता है, परमाणु में कक्ष कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। जिसमें सबसे बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, n से सूचित करते हैं, सेकेंड लास्ट को n-1 से, और जो थर्ड लास्ट होता है जिसे हम लोग n-2 से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़े। अब चलिए यहाँ पे एक बात कीजिए कि ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अगर आपसे हम बोले, सभी बच्चे पहले यहाँ पे देखिए, सभी बच्चे बाबू, सभी बच्चे कि पीरियोडिक टेबल में उपकोष कितने होते हैं, जल्दी बता दीजिए। उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो प्यारे बच्चों उपकोष कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, परमाणु में उपकोष कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा उपकोष, है ना, ये हो गया हमारा उपकोष, ये हमारा हो गया कक्षक, याद रखिएगा, ये हमारा हो गया कक्षक, और प्यारे बच्चों इधर हमारा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले प्यारे बच्चों उपकोष कौन सा होता है, S, फिर होता है P, फिर प्यारे बच्चों D, और फिर क्या होता है, F होता है। सभी बच्चों को पता है कि SPDF होता है। उपकक्षा यानी उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो उपकोष कौन होते हैं, SPDF, और S में कितने कक्षक होते हैं, तो आपको बताना है कि S होता है ना, S में एगो कक्षक होते हैं, कितने प्यारे बच्चों, S में एगो कक्षक होते हैं, और एगो कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि एगो कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 गो। तो S का वर्ग कितना है, इसलिए जो S है ना, इसका S का वर्ग कितना है, यानी जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक का वर्ग कितना है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि अरे सर जी S ब्लॉक का वर्ग जो है 1 और 2 है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा कोष में हम कितना 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसलिए इसके क्या है, पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक में 2 ही वर्ग है ना, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, तो हमारा क्या होगा, जो S ब्लॉक होगा इसमें प्यारे बच्चों 2 ही वर्ग होंगे। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना, तो प्यारे बच्चों इसको देख के बनाया गया है। ये किस लिए बना है, क्योंकि प्यारे बच्चों परमाणु का जो प्यारे बच्चों याद रखना है कि परमाणु में जो कक्षक होते हैं 7 ही कक्षक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा खोज ही नहीं हुआ, और इसी के आधार पे हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया, जिसमें प्यारे बच्चों याद रखना है कितना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या है, 7 गो आवर्त होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। किसके हिसाब से, तो इसी के हिसाब से बनाया गया है, परमाणु को देखते हुए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और आपको याद रखना है कि इस उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं, एगो कक्षक, और एगो कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो S ब्लॉक होगा बाबू, याद रख लेना है कि इसमें क गो वर्ग होगा, 2 गो वर्ग होगा। अब चलिए P ब्लॉक की बात करें, P ब्लॉक में हम कितना भर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर बात किया जाए P ब्लॉक का, तो बाबू P ब्लॉक में हम भर सकते हैं कितना, यानी कक्षक कौ गो होगा, 3 गो कक्षक होगा। P ब्लॉक में कितना कक्षक, 3 गो कक्षक। ठीक है, P ब्लॉक में 3 गो कक्षक। अब 3 गो कक्षक में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग 6 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमने 6 गो इलेक्ट्रॉन भर दिया, यानी 3 दूना कितना, 6 गो, यानी P ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 गो। तो प्यारे बच्चों इसीलिए P ब्लॉक में कितने वर्ग बनाए गए, तो 6 गो वर्ग बनाए गए। P ब्लॉक में कितने वर्ग बनाए गए, 6 को, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तभी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है P ब्लॉक का, प्यारे बच्चों याद रखना है कि Np1 से लेके Np6 तक होता है ना प्यारे बच्चों। P1 P2 P3 P4 P5 P6, है ना। यानी क्या होगा, P1 से लेके P6 तक, यानी अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों P कक्षा कोष में जाएंगे, 1 से लेके 6 तक ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि P कक्षा कोष में प्यारे बच्चों
3 गो यहाँ पे कोष्ठ होता है यानी कक्षक होता है जिसमें हम मैक्सिमम 6 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए हमारा आवर्त पी ब्लॉक में कितना है, यानी यही ना है हमारा पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मात्र 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा। अब यहाँ पे बात करें डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक में कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं चेला, तो आप बोलिएगा डी ब्लॉक में सर जी 10 गो भरा जाता है, यानी कितना 5 गो क्या होगा कक्षक होगा, क्या होगा 5 गो कक्षक। अब ये 5 कक्षक में हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बाबू, 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कक्षक में हम क्या करते हैं 2 गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें कितना, यानी डी ब्लॉक के तत्वों में 5 गो कक्षक होते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, लेकिन 1 गो कक्षक में हम 2 गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसमें कितना होगा, तो इसमें हम लोग कितना भरेंगे 10 गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो डी ब्लॉक का तत्व होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि 10 गो, तो इसीलिए इसमें वर्ग कितने होंगे, तो 10 गो वर्ग होंगे। चलिए गिनना हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिनना। देखिए इसमें क्या होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। क्यों 10 गो वर्ग क्यों बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि डी कक्षा कोष में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 10 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो डी ब्लॉक में क्या होगा प्यारे बच्चों 10 गो क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए कि एफ ब्लॉक में कितना हम भरते हैं, तो ध्यान में रखना है कि एफ ब्लॉक में हम लोग कितना भरते हैं, तो एफ ब्लॉक में भरा जाता है 14 गो, यानी यहाँ पे कक्षक कितने होते हैं 7 गो कक्षक होते हैं। कितना बाबू 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। अब ये 7 गो में यानी 1 गो कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 7 गो में 1 गो भरा जाएगा, तो इसमें 14 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कितना गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा चेला, 14 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन सही से भर दे, नहीं तो बच्चा सब बोलेगा सर जी इलेक्ट्रॉन सही नहीं भरे हैं, तिरछा भर दिए हैं, सीधा सीधा भरना पड़ेगा, है ना चेला, ठीक है। तो इसमें कितना भरा जाएगा 14 गो, तो इसमें प्यारे बच्चों कितना होगा 14 गो होगा। ये क्या है हमारा एस ब्लॉक है, ये क्या है हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा क्या है एस ब्लॉक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14, तो यहाँ पे क्या होगा 14 गो होगा। तो आपको समझ में आ गया कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा, अरे मजा आ रहा है सर जी, ये तो कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, अभी और समझ में आएगा, आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप आस्क बोर्ड चैनल पे आए हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ में सारा चीज आने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये परमाणु का संरचना देख के ही हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना, यानी एस यानी उपकोष एस है, जो एस उपकोष में उसमें इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम कितना भरेंगे, देखिए उपकोष एस है, इसमें मैक्सिमम 2, तो यानी एस जो ब्लॉक है इसमें 2 ही वर्ग बनाया गया, ठीक है। अब देखिए पी ब्लॉक की बात करें, पी उपकोष की बात करें, पी उपकोष में प्यारा बच्चों कक्षक 3 गो है, लेकिन 1 गो कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी 6 गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो हमारा जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी 6 गो होगी। उसी प्रकार डी में 5 गो कक्षक होते हैं, 5 गो में हम 10 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये देखिए हमने दर्शा रखा है, हाई देखिए यहाँ पे क्या है 10 गो है, तो 10 गो हम भर सकते हैं, हो गया ना। तो इसमें वर्गों की संख्या 10, इसी प्रकार हम एफ ब्लॉक को भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ बातें नोट कीजिए और यहाँ से अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। डी ब्लॉक के तत्व हेडिंग डालिए और नोट करना स्टार्ट करते जाइए, और आप लोग प्लीज कृपया करके बढ़िया से पढ़िएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, जिसमें अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है डी उपकोष में प्रवेश करेगा तो उसे डी ब्लॉक का तत्व, अगर वो पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व कहेंगे, है ना। अगर वो एस कक्षा कोष में प्रवेश कर रहा है एस ब्लॉक का तत्व, अगर वो एफ कक्षा कोष में प्रवेश कर रहा है तो एफ ब्लॉक का तत्व। तो सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, तो जिसमें अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे डी ब्लॉक के तत्व में, यानी कहने का मतलब क्या डी कक्षा कोष में वो प्रवेश करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व। यानी अगर यहाँ से बात की जाए वर्ग, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 3 से लेके, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि वर्ग 3 से लेके 12 तक के जितने भी ये प्यारे बच्चों एलिमेंट है ना, ये जहाँ पे हम पढ़ दे रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट है ना सबका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा डी कक्षा कोष में जाएगा। कौन, तो D1 से लेके कितना D10 तक जाएगा, D1 से D10 तक जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान में लगा के समझेंगे।
देखिए डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के 3 से 12 तक के तत्वों को, देखिए यहां पे समझिए, आवर्त सारणी के प्यारे बच्चों क्या 3 से 12 तक के तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। चलिए अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझाएंगे कि इसमें ये जो डी ब्लॉक हम आपको दर्शा रखे हैं ना, इसमें का जितना भी एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो जो अंतिम के इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो डी कक्षा कोष में प्रवेश करेंगे, तो ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इन्हें आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, है ना। तो ये तो हमने आपको भी बताया कि इनको किनके बीच रखा गया, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। और कहां से कहां तक ये रहता है, तो 3 से लेके 11 तक के ही तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। बाकी जिंक, यहाँ आप देखिए कैनेडियम, मरकरी और यहाँ आप देखिए कॉपर, निकलियम, ये नहीं होता है संक्रमण तत्व। क्यों नहीं होता है आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक उपकोष की बात करें प्यारे बच्चों, तो n-1 प्यारे बच्चों क्या होता है, डी उपकोष अपूर्ण होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको डी ब्लॉक का तत्व समझ में आ गया कि डी ब्लॉक का तत्व आखिर होता क्या है, कि जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी कक्षा कोष में प्रवेश करते हैं। अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, डी कक्षा कोष में प्रवेश करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा जाता है, तो इसलिए इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे ले लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण है ना, यानी संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। कौन, तो 3 से लेके प्यारे बच्चों कहाँ तक के, 12 तक के तत्व है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो है यहाँ पे याद रखना है कि संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण है ना, जब संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण करेंगे, यहाँ पे देखिए संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए प्रथम संक्रमण में 3D श्रेणी आता है, प्रथम संक्रमण में 3D श्रेणी आता है। इस श्रेणी में क्या है, स्कैंडियम 21 उसका यहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, से जिंक 30 तक के 10 तत्व आते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको 3D श्रेणी कहते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि हमारे आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा वर्ग 18 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कि प्रथम संक्रमण यानी 3D श्रेणी क्या है, 3D श्रेणी क्या है कि इस श्रेणी में स्कैंडियम Sc यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक के 10 तत्व आते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक के। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा नाम लिख देते हैं आवर्त कौन सा, 1। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा आवर्त 1 है, आवर्त 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। 7 को आवर्त है, 7 हमने दर्शा दिया, लिख दिया। लेकिन बोला जा रहा है कि 3D श्रेणी क्या होगा, तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जितने भी ये एलिमेंट है, स्कैंडियम से लेके यहाँ से लेके प्यारे बच्चों जिंक तक के जितने भी हैं, इनको किस में रखा गया है, 3D श्रेणी में रखा गया है, यानी प्रथम संक्रमण तत्व के 3D श्रेणी में। लेकिन आप बोलेंगे अरे सर ये तो आवर्त 4 में है, तो आप 3D श्रेणी क्यों बोल रहे हैं, बोलेंगे ना कि अरे अरे सर यहाँ आप देखिए ये तो आवर्त 4 में है, आप बोल रहे हैं कि ये 3D श्रेणी में होगा, कैसे होगा सर जी। चलिए इसका भी उपाय है, क्यों होगा, क्योंकि इन जितने भी यहाँ आप देखिए स्कैंडियम से लेके अगर आप जिंक तक का जितना भी एलिमेंट है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो उसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना प्यारे बच्चों 3D यानी अंतिम कक्षा कोष में जो होगा 3D1 से लेके 3D10 तक के बीच ही आएंगे। कितना, 3D1 से लेके 3D10 तक के बीच आएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, 3D श्रेणी। अब यहाँ पे देख लीजिए यूट्रियम से लेके प्यारे बच्चों कैडमियम तक के जितने भी तत्व हैं, अब इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ना, इसका यूट्रियम से लेके कैडमियम तक का, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ तक आएंगे, तो 4D1 से लेके 4D10 तक आते हैं 4D10 तक आते हैं। तो ये जो होगा हमारा प्यारा बच्चों क्या हो जाएगा, 4D श्रेणी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 5D1 से 5D10 तक आएगा, तो ये 5D श्रेणी हो गया। ये हमारा क्या होगा, 5D
मतलब 6D1 से 6D10 तक आएगा तो ये हमारा 6D श्रेणी हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो अभी बहुत टाइम है समझाने का, बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि आप आस्क बोर्ड पे आए हैं तो उदास होके तो नहीं जाएंगे, चाहे आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए थे कि 3D श्रेणी की बात करें। तो 3D श्रेणी की हमने बात किया कि 3D श्रेणी में क्या, स्कैंडियम यहाँ पे 21 से लेके आपको याद रखना है कि जिंक जो 30 है उसके तत्व जो होंगे 3D श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो इसका कैसे आता है, कैसे पता चलेगा कि ये 3D श्रेणी का तत्व है? तो इसका जितना भी अगर 21 से लेके 30 तक का जितना भी एलिमेंट है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जो अंतिम में इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो 3D में ही आएंगे, 3D1 से लेके 3D10 तक। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, नहीं समझ में आएगा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए प्रथम संक्रमण यहाँ पे याद रखिएगा 3D श्रेणी है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों क्या 3D श्रेणी यहाँ पे याद रखिएगा। इस श्रेणी में स्कैंडियम यानी Sc से लेके प्यारे बच्चों जिंक तक के कुल 10 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्कैंडियम का 21 लेते हैं तो इसको 3D श्रेणी में क्यों रखा गया है, तो हमने क्या बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे 3D कक्षा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर हम यहाँ पे स्कैंडियम का निकालें तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 क्या हो जाएगा 3s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, ये देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 को एगो 19 को, अब 19 को 2 को 19 का 2 को, तो आप बोलिएगा सर जी 21 को, यानी इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा कि ये 3D1 से कहाँ वहाँ 4s2 में आ रहा है, यानी इसके जो अंतिम कक्षा को से 3D में आ रहा है ना, 3D में आ रहा है तो ये क्या होगा 3D श्रेणी का तत्व होगा। जैसे प्यारे बच्चों अब हम Ti का निकालते हैं, Ti का होता है 22, तो इसका जब निकालना स्टार्ट करेंगे तो 1s2 और 2s2 हो जाएगा और हो जाएगा 2p6, फिर क्या होगा 3s2 हो जाएगा, उसके बाद से होगा 3p6, उसके बाद से क्या होगा 3d2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 4s2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको गिनना स्टार्ट किए 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 को 2 को 22 को, यानी हमारा पूछ गया। लेकिन इसमें अंतिम में इलेक्ट्रॉन कौन से आए बाबू, तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन आया 3d2 और प्यारे बच्चों 4s2 है ना, तो इसी पर क्या होगा, यानी याद रखिएगा कि 3D श्रेणी वह है यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक। यहाँ पे चलिए अब स्कैंडियम से लेके जिंक तक ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यहाँ पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जितने भी एलिमेंट है ये जितने भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो प्यारे बच्चों ये 3D श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्कैंडियम का भी निकाला, टेलुनियम का भी निकाला, टेलुनियम जो होता है इसका भी निकाला, तो इसका भी हमने निकाला, तो क्या पाया प्यारे बच्चों, तो हमने ये पाया कि इसमें क्या हो रहा है कि जो अंतिम के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3D यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 3D श्रेणी में आ रहा है, यानी 3D1 आया तो 3D2 आया। अब देखिए इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 3D3 और 4s2 आएगा। किसका निकाले, तो हम निकालते हैं प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, अब निकालते हैं भी का 23 का, तो 23 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा 3d3 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जोड़िए तो 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 3 21 2 23। अब देखिए फिर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला प्यारे बच्चों, तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकाला तो प्यारे बच्चों अंतिम कक्षा कोष में हमने क्या देखा कि 3d3 आ रहा है और क्या आ रहा है 4d मतलब 4s2 आ रहा है, यानी इसके जितने भी, यानी याद रखिएगा कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या आएंगे उसके अंतिम कक्षा में 3D ही आएगा, 3D1 से लेके कितना 3D10 तक आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर आगे का निकालिएगा और आएगा है ना, ऐसे ही ये बढ़ता बढ़ता चलते चलते क्या होगा प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, फिर क्या होगा, फिर अगला निकालिएगा तो 3D4 आएगा 4s2 आएगा, ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही अंतिम में अगर आप निकालते हैं जिंक 30 का तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3D10 हो जाएगा। और लेकिन प्यारे बच्चों 4s2 यानी इसमें भी क्या हो रहा है, अंतिम कक्षा कोष में डी ही आ रहा है, यानी क्या होगा 1 2 3 और प्यारे बच्चों लगातार चलते चलते क्या आएगा 10 तक आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्यारे बच्चों एक अपवाद है जो हम आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि 3D श्रेणी क्या है। 3D श्रेणी वो है जिसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे डी कक्षा कोष में ही आते हैं, 3D में ही आते हैं, 4D में नहीं आते, कोई भी 4D में नहीं आया होगा। तो ये हमारा 3D श्रेणी हो गया, समझ में आया। अब चलिए प्यारे बच्चों अगला बढ़ते हैं। अगला हमको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है द्वितीय संक्रमण, यानी प्यारे बच्चों 4th श्रेणी पढ़ना है। इस श्रेणी में आप देखिए इट्रियम है ना, इट्रियम यानी वाई नाम से, कैडमियम यानी CD48 तक के कुल 10 तत्व है ना। या जब ये 10 तत्व है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4D उपकोष में प्रवेश करता है, यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D उपकोष में प्रवेश करेगा। इसमें किसमें कर रहा था, तो इसमें जो था प्यारे बच्चों 3D में, 3D1 से लेके कितना 3D10 तक प्रवेश किया था। देखिए 3D1 से लेके कितना लास्ट वाला निकाले तो 3D10 तक इसमें प्रवेश किया था, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया बाबू, समझ में आ गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो 4D श्रेणी होगा ना, 4D श्रेणी में कहाँ तक, इंट्रियम से लेके कहाँ तक, इंट्रियम यानी इट्रियम से लेके कहाँ तक पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि इट्रियम से लेके कहाँ तक रहेगा इसमें बाबू, कहाँ तक रहता है, तो इट्रियम से लेके प्यारे बच्चों कहाँ तक रहता है, कैडमियम तक रहता है। और इसमें क्या होगा 4D श्रेणी आएगा, 4D। कौन सा श्रेणी आएगा बाबू, अंतिम कक्षा कोष में क्या आएगा 4D आएगा, 4D हर में आएगा, 4D1 से 4D10 तक आएगा। तो ये कौन सा होगा, तो ये 4D श्रेणी हो जाएगा। होगा आवर्त होगा 5 में, लेकिन ये क्या होगा 4D के अंतर्गत आएगा। इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे 4D कक्षा कोष में प्रवेश करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा 4D ग्रुप हमारा यानी श्रेणी कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, 4D पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पहले प्रथम का देख लेते हैं, सारा का निकाल के रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। सारा का निकाल के रखते हुए हैं स्केडियम से लेके जिंक तक का, और ये सारा का PDF भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे डाल चुके हैं ये PDF, ठीक है, नोट्स का। और जितने भी बच्चे पैड वाले हैं उनको ये पढ़ाया हुआ PDF भी मिल जाएगा, कहाँ पे, तो प्यारे बच्चों पैड ग्रुप में मिल जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। तो आप भी कोर्स ले लीजिए, 499 में आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा, पैनल का भी मिलेगा, और प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा 499 में PDF नोट्स। तो जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश कीजिए। अब चलिए जो 3D श्रेणी है, जिसमें प्यारे बच्चों अंतिम कक्षा कोर्स में क्या होगा 3D में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो देखिए जैसे हमने 21 का निकाला स्केडमियम का, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा किसका निकाला, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए स्केडमियम, सही बात है, स्केडमियम का निकाला। तो प्यारे बच्चों अंतिम कक्षा कोर्स में क्या आया, अंतिम कक्षा कोष में चला का आया, तो 3D1 आया और 4s2 आया, ठीक है। फिर क्या आया, फिर 3D2 आया और 4s2 आया। ऐसे ही फिर क्या होगा 3D3 आया और 4s2 आया। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो Cr है ना, इसको रखिएगा कि ये एगो अपवाद है, याद रखिएगा ये क्या है, एगो अपवाद है। क्यों है हम आपको समझाते हैं ये क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 के बाद से क्या 4 आना चाहिए ना, तो ये डायरेक्ट 5 आ गया है ना। तो ये क्या करता है बाबू 3 के बाद 3D4 आना चाहिए ना, तब 3D5 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 3D5 आ गया है। तो ये क्या है, अपवाद है। इसमें क्या करता है कि ये जो S होता है ना, ये जो S होता है ध्यान में रखना है कि ये जो S होता है ना, S ये अपना एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, S पे 2 होना चाहिए, तो ये अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देता है D के पास, क्योंकि D कक्षा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 10, लेकिन यहाँ तक आते आते हो जाता है 8। तो ये क्या करता है, एगो इलेक्ट्रॉन दे देता है, बोलता है कि तुम भर जाओ, पूरा हो जाओ। तो ये क्या हो जाता है, पूरा होने के लिए ये दे देता है। तो ये सब क्या होते हैं प्यारा बच्चों, अपवाद होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्या बाबू, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आर्गन होता है हमारा 18, ठीक है 18। अब आपको यहाँ पे स्केडमियम का बोलेगा तो 18 हो जाएगा आर्गन, और उसके बाद से क्या होगा 3D1 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 4s2 हो जाएगा। फिर अगर आपको निकालना होगा किसका, Ti का, तो कैसे संक्षिप्त में लिखेंगे, तो आर्गन हो गया हमारा, आर्गन का 18 होता है, और 3D यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों फिर आपको भी का निकालना होगा, यानी यहाँ पे याद रखना है कि भी का निकालना होगा, तो बाबू भी का कैसे निकलेगा, तो फिर आपको पता है कि आर्गन का होता है 18, फिर क्या हो जाएगा 3D3 और 4s2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार संक्षिप्त में भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इसको टाइप करने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत है बाबू।
तो इसको टाइप भी किए हैं आपको लोगों को समझाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे आज ये अगला है कि द्वितीय संक्रमण याद रखना है। क्या बाबू ध्यान में रखना है, द्वितीय संक्रमण यानी 4D श्रेणी। इस श्रेणी में इट्रियम यानी Y39 से कैडमियम 48 तक के कुल 10 तत्व है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 3D उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी याद रखना है कि इट्रियम जो होता है Y और प्यारे बच्चों जो कैडमियम का होता है 48। अब इसमें क्या होगा, हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना अंतिम में क्या होंगे, किस कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो प्यारे बच्चों वो जो कक्षा में प्रवेश करेंगे वो होगा 4D। तभी तो इसको 4D श्रेणी कहा जाता है। जैसे हम निकालते हैं Y39 का, थोड़ा सा खांसी टाइप का हो गया, आप लोग एक बार प्यारे बच्चों निकालने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से पानी पी लेते हैं। किसी भी बच्चे को उदास होकर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत बढ़िया से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनलों पे जाइएगा जहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत ही फास्ट तरीके से समझाया जाएगा, जहाँ पे आपका वहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा, समझे में नहीं आएगा। यहाँ आप देखिए सबसे पहले बात करें 4D श्रेणी के यानी Y39 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा ये बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा जी, सबसे पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 3d10 हो जाएगा। फिर क्या होगा 4s2 हो जाएगा, 4p6 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 4s2 क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि 4p6 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा 4d, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे 4d1 होगा और यहाँ पे याद रखना है कि 5s2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d1 और 5s2। देखिए तो ऐसा ही होगा, 1 मिनट निकालने दीजिए। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 36 1 37 37 गो 2 गो प्यारे बच्चों 39 गो। तो ये जो हमारा अंतिम में आया प्यारे बच्चों क्या आया, तो यहाँ पे याद रख लेना है, अरे 4p6 4s2 4p6 ना होगा 4s2 4p6 और 3d1 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगला क्या होगा, देखिए तो यही ना होगा जी 5s2। सही तो लिखे हैं, सही तो है बाबू, कहाँ पे गलत है, कहीं भी गलत नहीं है। देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ही किए हैं 4s2 4p6, उसके बाद से 3d1 और 5s2 है, तो है तो यहाँ पे देखिए यह ऐसे ही निकलेगा। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके अंतिम में क्या आ रहा है 3d1 और 5s2 आ रहा है। यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है अंतिम के किस कक्षा कोष में आ रहा है, तो 4D कक्षा कोष में आ रहा है। तो ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हमारा 4D श्रेणी होगा। जैसे प्यारे बच्चों GR का निकाल रहे हैं, GR 40 का निकाल रहे हैं, तो 40 का जब निकालेंगे क्या होगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद से क्या होगा 3d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद से 4s2 हो जाएगा, 4p6 हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा 4d, यहाँ पे याद रखना है कि 4d2 होगा और 5s क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जो 5s होगा वो प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। अब फिर इसका देखिए 40 हो रहा है कि नहीं, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 10 28 2 30 30 6 36 36 गो 2 गो प्यारे बच्चों 38 38 गो 2 गो कितना हो गया 40 गो हो गया। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इसके भी अंतिम कक्षा कोष में क्या आ रहा है 4D ही आ रहा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4D श्रेणी में जा रहे हैं, अंतिम कक्षा कोष में क्या 4D यानी D ब्लॉक में जा रहे हैं, 4D श्रेणी में जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा होगा 4D श्रेणी होगा, ठीक है, इसलिए इसको 4D श्रेणी कहा जाता है। यानी यहाँ पे याद रखना है कि यूट्रियम से लेके कैडमियम तक के जितने भी तत्व हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे 4D श्रेणी में प्रवेश करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा था 3D में प्रवेश कर रहे थे, इसी प्रकार 4D में क्या होगा, जितना भी एलिमेंट है सबका निकालिए, इसका भी निकालिएगा, क्या होगा प्यारे बच्चों 4D10 आएगा, 5s2 आएगा।
इसका भी लास्ट में निकालिएगा तो प्यारे बच्चों इतना तो सेम निकाल आएगा, इतना तो सेम लिखाएगा, इतना तो सेम लिखाएगा प्यारे बच्चों। और अंतिम में क्या हो जाएगा, अंतिम में हो जाएगा 4D 10। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है कि इसी टाइप के क्या होंगे प्यारे बच्चों 4D श्रेणी हमारे हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे निकाल के बता रहे हैं आपको, ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा ताकि आपको समझ में भी पूरा बढ़िया से आ सके, ठीक है। अब देखिए यूट्रियम से लेके, देखिए इट्रियम से लेके प्यारे बच्चों यूट्रियम का क्या आ रहा है 4D 1 से 5 1, इसमें भी अपवाद है 5 पे 2 तक आ रहा है। अब देखिए JR का 40 होता है, निकालेंगे क्या D1 D2 D3 ऐसे ही क्या होगा लगातार चलता जाएगा। इसमें क्या हो गया D2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 5 पे 2 आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इसमें क्या D3 आना चाहिए, तो D3 ना आके D4 आ गया, है ना ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ गलत है, तो ये गलत है ना, ये आपको याद ना ये सही है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये 4 आना गया, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो डी ब्लॉक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 को भरे जाते हैं, लेकिन 4 को ये क्या किया, ये दे दिया है बिना मतलब का, ये क्या किया एस दे दिया है। अगर यहाँ पे देता तो कोई चीज़ मतलब अगर एक कक्षा कोष अगर खाली है तो उसमें क्या करता है एस अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तब क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा डी कक्ष जो होता है भर जाता। लेकिन अगर ये एक देता भी है तो इसको देने से कोई फायदा, फिर भी ये नहीं भरेगा। तो ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चों NB यहाँ पे ये अपवाद होता है प्यारे बच्चों। और फिर क्या कहता है नियम, यही कहता है कि अगर 4 पे खत्म होता है तो 5 से ही हमारा स्टार्ट होना चाहिए, तो ये भी अपवाद हो गया, ये भी अपवाद हो गया। तो ये सारे इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं। मेन बात आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें जो अंतिम कक्षा कोष होंगे ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या होंगे प्यारे बच्चों, याद रख लेना है क्या 3D 1 से 5s2 तक जाएंगे, यानी याद रखना है कि 3D में ही यानी 4D में ही ये प्रवेश करेंगे, तो ये क्या होगा 4D श्रेणी हो जाएगा। ऐसे ही प्रकार का प्यारे बच्चों और देखिए यहाँ पे तृतीय संक्रमण यानी 5D श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में लेंथनम, यहाँ देखिए लेंथनम जो होता है 57, उससे मरकरी का जो होता है यहाँ पे परमाणु संख्या 80, उसके पूरे के पूरे तत्व आते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है। यानी इसका अगर आप लेंथेनम का निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा प्यारे बच्चों 5D डी कक्षा में प्रवेश करेगा। डी कक्षा में देखिए इसमें भी क्या होगा डी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इसमें भी क्या होगा डी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इसमें भी क्या होगा डी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इसमें भी डी कक्षा में, इसमें भी प्यारे बच्चों डी कक्षा में, इसमें भी डी कक्षा में, यानी ये 10 तक पूरा चलता रहेगा। देखिए इसमें D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको ये दान दे देता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा प्लेटिनम प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा अपवाद, क्योंकि क्या करता है ये एक इलेक्ट्रॉन एस दान दे देता है, ठीक है, किसको तो डी को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया कि प्रथम संक्रमण और द्वितीय संक्रमण और तृतीय यानी यहाँ पे 3D श्रेणी 4D श्रेणी 5D श्रेणी और 6D श्रेणी क्या होता है, यही होता है कि जिसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 3D श्रेणी में जाते हैं तो वो 3D श्रेणी का प्यारे बच्चों एलिमेंट है, अगर 4D में जाता है तो 4D श्रेणी का एलिमेंट है, अगर 5D में जाता है तो 5D श्रेणी का है, 6 में जाता है तो 6D श्रेणी का वो एलिमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं कि संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होगा, ध्यान में रखिएगा कि संक्रमण तत्वों के भौतिक गुण क्या है। तो ये सभी तत्व धातुएं हैं। सबसे पहला ये जो डी ब्लॉक हमने आपको बताया जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, जो एस ब्लॉक प्यारे बच्चों और क्या है जो एस ब्लॉक और प्यारे बच्चों ये जो पी ब्लॉक है ना, इसके बीच में जो है ये हमारा डी ब्लॉक प्यारे बच्चों। ये आपको याद रखना है कि ये जो है प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इसमें के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो धातु होते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाना चाहें, यहाँ पे इसमें जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं हमने आपको पहले बताया कि ये क्या है, सारे के सारे मेटल है, धातु है। तो ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना कि इसमें के जितने भी एलिमेंट है क्या है, धातु है। तो ये भौतिक गुण आपको प्यारे बच्चों याद रख लेना है, ठीक है, भौतिक गुण आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कि इन तत्वों में धात्विक चलकता, तन्यता, यहाँ देखिए आघात वर्धनीयता एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जितने भी होते हैं क्या होते हैं, जिसको लंबड़ाया भी जा सकता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी
भेज सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जिसमें क्या हो जाए, करंट का फ्लो हो जाए, वो भी हो सकता है। और यहाँ पे इसको खींचा ताना जा सकता है, लमड़ाया जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। कौन? तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको, क्योंकि ये सारी चीजें धातुएं होती है और धातुएं से विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखना है कि ये सभी तत्व धातुएं हैं, चूंकि इनके अंतिम उपकक्षा कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इन तत्वों में धात्विक चालकता, तन्यता, आघात वर्धनीयता एवं विद्युत के ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये तत्व जो होते हैं मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ये जो तत्व होते हैं मिश्र धातु बनाते हैं। इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी प्यारे बच्चों गलनांक और प्यारे बच्चों जो क्वथनांक होगा ना वो क्या होगा? उच्च होगा। गलनांक और क्वथनांक जल्दी गलेगा नहीं, है ना, जल्दी प्यारे बच्चों क्या होगा? क्वथनांक भी होगा, जो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऊंची होगा। अब देखिए कि यह तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं। क्यों प्यारे बच्चों? अगर आपसे बोला जाए कि एस ब्लॉक यानी पी ब्लॉक की उपेक्षा जो डी ब्लॉक होता है कठोर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों धातुएं पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कठोर होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यह तत्व, यहाँ आप देखिए यह तत्व अंतरकाशीय यौगिक का भी निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया? हमारा भौतिक गुण हो गया, जिसको आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। ये सभी यहाँ आप देखिए सभी तत्व धातुएं हैं, चूंकि इनके अंतिम उपकक्षा में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इन तत्वों को धात्विक चालकता होती है, इसको क्या किया जाता है? लमड़ाया जा सकता है। तन्यता होती है, इसकी आघात वर्धनीयता होती है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भी लिखना है कि ये तत्व मिश्र धातु भी बनाएंगे। इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कठोर होते हैं, क्योंकि ये धातु होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है कि यह तत्व क्या होते हैं? कि अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? इसके भौतिक गुण हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ आप देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना प्यारे बच्चों? ये लिख लीजिएगा, सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, सभी बच्चे नोट कीजिए। तो चलिए अगला देख लीजिए कि क्रियाशीलता का इसमें क्या काम है। अब देखिए अब पढ़ना है क्या कि क्रियाशीलता की बात करें, है ना, कि क्रियाशीलता क्या है। तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्व का क्रियाशील का गुण यहाँ पे क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। यानी एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा जो डी ब्लॉक है हमारा, क्रियाशीलता का जो गुण है वो ज्यादा क्या करता है प्यारे बच्चों? आपको याद रख लेना है, क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्योंकि इन तत्वों का जो उच्च होता है ना, वो विभव जो होता है ना बहुत उच्च होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तत्वों का जो विभव होता है वो उच्च होता है। फटाफट कॉपी पेन निकालिए, नोट करते जाइए। तो ये क्रियाशील हो गया। अगला आयनन एंथैल्पी की बात करें प्यारे बच्चों, आयनन एंथैल्पी की बात करें। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी क्या है? तो संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। एस ब्लॉक कौन? जो इधर साइड में रहता है ना, एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। और पी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान से क्या होता है? कम होता है। यानी एस ब्लॉक से ज्यादा होगा और पी ब्लॉक से क्या होगा? आयनन एंथैल्पी कम होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाएगा प्यारे बच्चों की आयनन एंथैल्पी यानी संक्रमण तत्व, याद रखिएगा कि संक्रमण तत्व की आयनन एंथैल्पी ये देखिए एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा? अधिक होगा। और प्यारे बच्चों पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होगा प्यारे बच्चों? आयनन जो एंथैल्पी होगा वो क्या होगा? हमारा कम होगा। तो ये आयनन एंथैल्पी आपको इस तरह से याद रखना है। अब देखिए कि परमाणु का आयनन त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, परमाणु की जो आयनन त्रिज्या होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़िएगा कि संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ सामान्य रूप से क्या होती है? घटती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा प्यारे बच्चों क्या होगा? याद रखना है कि सामान्य रूप से वो क्या होगी? त्रिज्याएं जो होगी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को अगर परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी? तो वो घटेगी। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु त्रिज्या यहाँ देखिए स्कैंडियम से क्रोमियम तक धीरे धीरे घटती है ना। स्कैंडियम से लेके प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि क्रोमियम तक, यहाँ पे आपको याद कर लेना है स्कैंडियम से क्रोमियम तक धीरे धीरे घटती है, परंतु क्रोमियम से कॉपर तक लगभग स्थित रहती है। यहाँ पे याद रखना है कि क्रोमियम से कॉपर तक, है ना, क्रोमियम से कॉपर तक क्या होता है प्यारे बच्चों? ये स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्रोमियम से कॉपर तक, इधर तो घटेगा, इधर तो घटेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे
टेलोनियम हो गया, ये सब जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों ये सब घटेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि क्रोमियम से क्या होगा, लगभग स्थिर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि परंतु क्रोमियम से कॉपर तक का लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये परमाणु का आयनन त्रिज्या होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि चुंबकत्व का गुण क्या दर्शाता है ना। अगर आपसे बोला जाए कि चुंबकत्व का गुण ये क्या दर्शाएगा, डी ब्लॉक का तत्व चुंबकत्व का गुण दर्शाता है, लौ चुंबकीय अनुचुंबकीय, प्यारे बच्चों ये सारा चीज किसमें, डी ब्लॉक के तत्व दर्शाता है, क्योंकि ये धातु होते हैं ना, तो धातु होते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें तो ये दर्शाएंगे ही। तो देखिए संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हुए क्या होंगे, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। इस गुण का कारण इनमें यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, यानी इस गुण का कारण क्या, क्यों ये अनुचुंबकत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, एवं युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जहां पे युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे क्या बन जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हुआ तो वो कौन सा गुण दर्शाएगा, अगर युग्मित हुआ तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ध्यान में रखिएगा कि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। अगर प्यारे बच्चों याद रख लेना है कि अगर संक्रमण तत्व क्या है, अयुग्मित है, तो अयुग्मित होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रख लेना है कि ये क्या करेगा, अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर युग्मित हुआ तो क्या होगा, ये प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्लियर होगा आपका पूरा 100%। अब चलिए रंगीन आयनों का बनना, है ना, रंगीन आयन कैसे बनता है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाती है, क्यों। देखिए ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करती है, क्यों, तो आंसर देखिए। तो संक्रमण तत्व याद रखिएगा कि संक्रमण तत्व रंगीन होती है, इनका रंगीन होने का कारण इसमें अपूर्ण डी कक्षों की उपस्थिति, इसमें क्या अपूर्ण जो डी कक्षा होता है इसकी उपस्थिति होती है। अपूर्ण डी कक्षों में उपस्थित यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी कक्षों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षों में क्या होते हैं, उत्तेजित होकर चले जाते हैं तथा इस दृश्य क्षेत्र में प्रवेश की आप देखिए अवशोषित करने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि D1 से D9 वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं, D1 से D9 वाले तत्व आयन रंगीन होते हैं। तो यहाँ पे आइए, D1 से D9 वाले तत्व क्या होते हैं, आयन रंगीन, यानी D9 से D1, प्यारे बच्चों ये क्या है, D1 से क्या, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा चेला यहाँ पे कि D1 से ये जो D9 हो गया ना, इसके जो आयन होंगे क्या होंगे, रंगीन होंगे, रंगीन, याद रखिएगा ये क्या होगा, रंगीन दर्शाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो होगा ना ये वाला, ये प्यारे बच्चों क्या होगा, रंगहीन दर्शाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, देखिएगा कैसे प्यारे बच्चों, देखिए बोला जा रहा है कि D1 से लेके D9 वाले तत्वों का आयन रंगीन होता है, ठीक है, जबकि D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का आयन क्या होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि इनके डी कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्व भी नहीं होते हैं। कौन, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन संक्रमण तत्व नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसके क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल होते हैं पूरे के पूरे 10 भरे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन जिसमें 1 से लेके D1 से लेके D10 तक भरा होता है ये रंगीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी रूप से भरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग 100% याद रखिएगा। तो यहीं पे प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा डी ब्लॉक समाप्त होता है, डी ब्लॉक हमारा समाप्त होता है। इसके बाद से हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इतना आसान भाषा में, इतना आराम से लाहे लाहे होले होले आपको समझाए हैं। प्यारे बच्चों क्या आपको डी ब्लॉक समझ में नहीं आया है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बाबू इसका PDF भी मिल जाएगा। सभी बच्चे क्या कीजिएगा कि कोर्स ले लीजिएगा, लेने के लिए ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं तो 1 लाइक हम आपसे मांगते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, और इतने अच्छी तैयारी आपकी करवाते हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद से चैनल को प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, और बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।